आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 सब्जेक्ट मैथ। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है सारणिक, और सारणिक को बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। तो आज अपन नए चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है सारणिक और डिटरमिनेंट। किस तरह से सारणिक क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए आगे नेक्स्ट, आज हम बात करेंगे सारणिक के लिए। सारणिक क्या होता है देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सारणिक, जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। आज का जो अपना शिक्षण बिंदु रहेगा, यानी इस क्लास के अकॉर्डिंग पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग आज अपने को पढ़ना है कि सारणिक क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंपली सारणिक की परिभाषा। सारणिक की परिभाषा यानी सारणिक होता क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि सारणिक है या मैट्रिक्स, तो इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। दूसरा पॉइंट अपना रहेगा मैट्रिक्स व सारणिक की तुलना। मैट्रिक्स व सारणिक की तुलना, मैट्रिक्स व सारणिक की तुलना आज अपना दूसरा शिक्षण बिंदु रहेगा। पहला शिक्षण बिंदु रहेगा सारणिक की परिभाषा, यानी सारणिक होता क्या है। दूसरा अपना शिक्षण बिंदु रहेगा कि थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने मैट्रिक्स पढ़ रखी है, तो मैट्रिक्स और सारणिक की क्या तुलना, यानी दोनों में क्या कंपेयर होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, सारणिक में क्या होता है, तो इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। इसी तरह से आज अपन पढ़ेंगे सारणिक का क्रम। सारणिक का क्रम अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 दे रखा है। सारणिक का क्रम, अब सारणिक का क्रम है वो 3 तरह से, प्रथम यानी 1 क्रम की सारणिक, 2 क्रम की सारणिक और 3 क्रम की सारणिक। तो आज अपने को मेन शिक्षण बिंदु के अंदर अपने को ये चीज़ें पढ़नी है। सारणिक की परिभाषा, मैट्रिक्स और सारणिक की तुलना करनी है, और सारणिक का क्रम क्या होता है। कुछ टॉपिक आगे जैसे मैं और आपको बता दूं, जैसे जैसे अपन क्लास के अकॉर्डिंग टॉपिक अपने पास आते रहेंगे। तो आज मैं फर्स्ट टॉपिक लेके चलता हूँ सारणिक की परिभाषा। तो सबसे पहले बात करते हैं सारणिक क्या होता है। तो सारणिक को बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। सारणिक का जो इंग्लिश वर्ड होता है डिटरमिनेंट्स, यानी इसको जो शॉर्ट में जो लिखा जाता है बुक के अंदर, सारणिक को इस तरह से लिखा जाता है डिटरमिनेंट्स ए, या जो आपको फलन दिया हुआ था उस फलन के दोनों तरफ 2 ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, या इसको डेल्टा से भी लिखा जाता है, जिसको अपन बोलते हैं त्रिभुज। तो ये सारणिक के अपने सामने 3 सिंबल आते हैं, यानी सारणिक को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। डिटरमिनेंट ए, या जो भी फलन होता है उसके दोनों साइड ऊर्ध्वाधर लाइन, या डेल जो त्रिभुज के रूप में होता है, यानी सारणिक का जो सिंबल होता है वो इस तरह से अपने को देखने को मिलता है। अब अपने यहाँ बात करते हैं सारणिक की परिभाषा। सारणिक होता क्या है, सारणिक की परिभाषा। तो मैं यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ कि जो सारणिक जो वर्ड है, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था W.G. लाइबनिज। इस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी मैट्रिक्स सारणिक की। सबसे पहले देखेंगे कि सारणिक की परिभाषा किसने दी, यानी सारणिक की परिभाषा पढ़ने से पहले सारणिक जो वर्ड आया था उसको बताने वाला कौन था, W.G. लाइबनिज। मगर ये वैज्ञानिक इस सारणिक को अच्छी तरह पूर्ण तरह से खोज नहीं कर पाया था। इस सारणिक की पुनः वापस खोज की थी, और उस पुनः खोज करने के लिए, यानी पुनः खोज करने के लिए आया था क्रैमर, जिसको अपन क्रैमर नियम भी बोलते हैं। तो इसकी जो पुनः खोज की थी वो किसने की थी, क्रैमर। जैसे अपन आगे देखते हैं वापस सारणिक की खोज करने के लिए वैज्ञानिक आया था W.G. लाइबनिज। ये सारणिक क्या होता है इसके बारे में इसने विस्तृत अध्ययन किया था, मगर लाइबनिज था वो सक्सेस नहीं हो पाया था, यानी सारणिक का पता नहीं लगा पाया था, और इसी सारणिक को वापस पुनः खोज की थी, उसका नाम था क्रैमर। तो बात करते हैं सारणिक क्या होता है। तो सारणिक का मीन्स होता है किसी भी अवयवों को, एक ये क्या होता है, बीजगणित का पद होता है। सिंपल सा मैं बात करता हूँ, ये कैसा पद होता है, बीजगणितीय पद। बीजगणितीय यानी होता क्या सारणिक, उसके बारे में अपन बात करते हैं। यानी अवयवों या बहुपदीय
बहुपदियों को ऊर्ध्वाधर लाइन के बीच में समूह के रूप में व्यवस्थित करना, समूह के रूप में व्यवस्थित करना। एक बार वापस देखते हैं अपन सारणिक क्या होता है। तो यानी सारणिक एक बीजगणित का ही पार्ट है, यानी जिसको अपन अलजेब्रा बोलते हैं, जिसके अंदर जो पद होंगे वो कि एक पद, दो पद, त्रिपद, बहुपद के रूप में होंगे। जिससे जैसे अपने मैट्रिक्स पढ़ा था कि अवयवों को किस रूप में आयताकार वर्गाकार समूह के रूप में अपन जमाते हैं, इसी तरह जो सारणिक होती है, सारणिक के अंदर भी अवयवों को जमाया जाता है। तो अवयवों को जो जमाने का क्रम होता है वो दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में होता है। इसमें अवयव हो सकते हैं, कोई भी फलन के रूप में हो सकता है, यानी ए से लेकर जेड तक कोई भी फलन हो सकता है। ये सब अपने को सारणिक के रूप में देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करेंगे कि किस तरह से सारणी का जो निर्माण होता है वो किस तरह से होता है। तो अपन देखते हैं सारणी का निर्माण किस तरह से होता है। तो सिंपल सा मैं इसका उदाहरण लेके बताता हूँ कि सारणी की जो जिस तरह से अपन अवयवों किस तरह से ऊर्ध्वाधर लाइन में के बीच में समूह के रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो आगे देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। आगे मैं बात करता हूँ इसका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई भी एक सिंबल लिया, 1 2 3 4, यानी अवयवों को किस रूप में दो लाइन के बीच, लाइन कैसी होगी, ऊर्ध्वाधर लाइन के बीच में जमाना, यानी व्यवस्थित करना। जैसे सिंपल सा मैंने लिया A B C D, इस तरह के जो अवयव होते हैं उनको अपन बोलते हैं सारणिक। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जो सारणिक के अंदर जो पंक्ति व स्तंभों की संख्या सदैव समान रहती है, पंक्ति व स्तंभों की संख्या सदैव समान रहती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको और समझाता हूँ, 5 6 7 8 3 2 1 4 7, जितनी पंक्ति है तो उतनी ही वापस क्या है, स्तंभ है। यानी पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान होती है, उसको भी अपन बोलते हैं सारणिक। अगर आपसे पूछे सारणिक क्या होता है, तो अवयवों को या किसी भी बहुपदीय को जो बीजगणितीय पद होते हैं उसको दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में व्यवस्थित करना। पंक्ति व स्तंभों की संख्या क्या रहती है, सदैव समान। आप नेक्स्ट पॉइंट पे लगा के लिख सकते हैं कि पंक्ति व स्तंभों की संख्या भी क्या रहती है, इसमें समान। जो एक इम्पोर्टेंट लाइन के रूप में है, पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान रहती है, स्तंभों की संख्या समान रहती है। किसके अंदर, सारणी के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर अपने को ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो ये छोटी मोटी मैंने बात की इसके अंदर कि सारणी क्या होता है। सारणी को बताने वाला कौन था, लाइब्निज, और इसकी पुनः खोज किसने की थी, क्रैमर ने की थी। तो ये अपना आया था सारणी की परिभाषा, अपना पहला सेक्शन देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूँ कि सारणी का क्रम कैसे निकालते हैं, तो वो भी अपन आगे देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक था अपना मैट्रिक्स व सारणी की तुलना। दूसरा सेक्शन लिखो, मैट्रिक्स व सारणी की तुलना, मैट्रिक्स व सारणी की तुलना। आज अपन बात करेंगे मैट्रिक्स व सारणी की तुलना कैसे, यानी इन दोनों के अंदर क्या तुलना अपने को देखने को मिली थी। तो शॉर्ट पे अपन देख सकते हैं, कुछ मैं आपको बात बता सकता हूँ। जैसे अपने 3rd चैप्टर के अंदर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, और 4th चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं सारणी। इन दोनों में लगभग अवयवों को जमाया जाता है, एक समूह के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। बल्कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में अपन देख लेते हैं। सिंपल सी मैं बात करता हूँ कि जब किसी अवयवों को पंक्ति से स्तंभ में बदलने पर, पंक्ति से स्तंभ या स्तंभ से पंक्ति में बदलने पर मैट्रिक्स का मान बदलता है, मैट्रिक्स का मान परिवर्तन होता है। मैट्रिक्स का मान क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसके अंदर अपन लिखेंगे सारणी का जो मान रहता है वो निश्चित रहता है। सारणी का मान रहता है वो कैसा रहता है, निश्चित रहता है।
यानी इसका एक फिक्स मान प्राप्त होता है, सारणी का मान निश्चित प्राप्त होता है। सेकंड पॉइंट अपना मैट्रिक्स क्या होता है, तो सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ। पंक्ति व स्तंभ के रूप में बदलने पर मैट्रिक्स का मान परिवर्तन हो गया, सारणी का मान निश्चित प्राप्त होता है। इसी तरह से मैं सेकंड पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि मैट्रिक्स और सारणी की किस तरह से अपन तुलना करेंगे। तो इसमें जो मैट्रिक्स का क्रम रहता है वो अलग अलग रहता है। मैट्रिक्स का क्रम अलग अलग होता है या अलग अलग रहता है। यानी कहने का मतलब 1 इंटू 1 की हो सकती है, 1 इंटू 5 की हो सकती है, 2 इंटू 3 की हो सकती है। सभी मैट्रिक्स का जो क्रम होता है वो क्या रहता है, अलग अलग रहता है। इसके अंदर अपन देखिए सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें सारणी का क्रम समान रहता है, सारणी का क्रम समान रहता है। अब आपके पास दिमाग में आएगा किस तरह से समान रहता है, तो आपको मैंने सारणी की परिभाषा भी समझाया था कि इसके अंदर पंक्ति व स्तंभों की संख्या सदैव समान रहेगी। जितनी पंक्ति है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, यानी जितनी पंक्ति होगी उतने स्तंभ होंगे। तो इस तरह का जो बनता है अपने पास क्रम, उसको बोलते हैं सारणी। अब मैट्रिक्स के अंदर कोई भी हो सकता है, 1 इंटू 1 की हो सकती है, 2 इंटू 3 की हो सकती है, 5 इंटू 4 की हो सकती है। तो इसके अंदर क्रम है वो बदलता रहता है। सारणी के अंदर क्रम कभी नहीं बदलता, पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर मैट्रिक्स का मान परिवर्तन होता है, मगर जो सारणी का मान होता है वो निश्चित प्राप्त होता है। तो इस तरह से अपन मैट्रिक्स व सारणी की कुछ तुलना करके अपन बता सकते हैं कि मैट्रिक्स व सारणी में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा अपन थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स पढ़ा और फोर्थ चैप्टर के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं सारणी। तो इन दोनों के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने पॉइंट है, 2 पॉइंट आपको बताया जो आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स और सारणी को हम कैसे पता करेंगे, इससे ये मैट्रिक्स और सारणी के। तो मैट्रिक्स और सारणी को अपन इस तरह से पता कर सकते हैं। तो ये अपना था आज का छोटा सा एक शिक्षण बिंदु कि मैट्रिक्स और सारणी की तुलना क्या। अपन मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं, सारणी भी पढ़ते हैं, दोनों का परफॉर्मा रहता है वो एक जैसा रहता है, मगर इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो सिंपल सा आपको 2 पॉइंट पता होने चाहिए जिसमें अपन मैट्रिक्स और सारणी की तुलना कर सकते हैं। आज का जो अपना तीसरा शिक्षण बिंदु रहेगा, मैंने पहले शिक्षण बिंदु की बात की कि सारणी की परिभाषा, सारणी क्या होता है। दूसरे शिक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग बात की मैट्रिक्स व सारणी की अपन किस तरह से तुलना करके पहचान कर सकते हैं। तीसरा जो आज अपना शिक्षण बिंदु रहेगा, सारणी का क्रम। इसका क्रम क्या रहेगा, सारणी का क्रम, यानी वही बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो इस तरह से हम इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो अपने पास सारणी का क्रम निकालने के लिए 3 तरीके हैं। मैं सिंपल सा तीनों तरीके आपको बता देता हूँ। 3 तरीके अपने पास कौन से हैं। पहले अपन बात करेंगे एक क्रम की सारणी। दूसरी बार अपन बात करेंगे द्वितीय क्रम की सारणी, यानी द्वितीय क्रम की सारणी। तीसरे बात करेंगे अपन तृतीय क्रम की सारणी। तो ये अपने पास हो जाएगा तृतीय क्रम की सारणी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया सारणी होता क्या है। तो पंक्ति व स्तंभों की संख्या सदैव समान रहती है, मगर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। दूसरा सारणी का क्रम, तो सिंपल से मैं बात करता हूँ पहले क्रम की, इसी तरह से दूसरे क्रम, इसी तरह से तीसरे क्रम की। तो कैसे पहचानेंगे एक क्रम, ये सिंपल सा मैंने लिया AIJ, यानी इसके अंदर एक ही पंक्ति होगी और एक ही स्तंभ होगा। जैसे मैंने बात की एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी ले सकते हैं 2, 5, 8, यानी पंक्ति भी एक ही होगी और स्तंभ भी एक ही होगा। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं ये एक क्रम की सारणी हुई। या बात करेंगे दूसरे क्रम की सारणी, तो इसके अंदर जो रहेगा दूसरे क्रम यानी पंक्ति भी कितनी होगी 2 और स्तंभ भी कितने होंगे 2। जैसा अपन देख सकते हैं A11, A12, A21, A22। तो इस तरह की जो एक क्रम का निर्माण हो रहा है अवयवों को लेकर, जिसको बोलते हैं 2 इंटू 2 क्रम का सारणी।
देखिए इधर इसके अंदर पंक्ति की संख्या कितनी है 2, स्तंभों की संख्या भी कितनी है 2। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं 7 8 5 3, तो ये हो गए अपने पास 2 × 2 की सारणी। तीसरा टॉपिक अपना बात यहाँ चल रहा है सारणी का क्रम। तो तीसरे क्रम की सारणी क्या होती है, यानी 3 × 3, पंक्ति की संख्या भी 3 होगी और स्तंभों की संख्या भी 3 होगी। तो देखिए इधर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी कितनी है 3 है। तो एक वापस अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सारणी क्या होता है, तो पंक्ति व स्तंभों की संख्या रहती है वो सदैव समान रहती है। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि ये एक क्रम की कहलाएगी सारणी, ये दूसरे क्रम की सारणी कहलाएगी और ये तीसरे क्रम की सारणी कहलाएगी। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सदैव क्या रहेगी, समान रहेगी। इस तरह से अपन सारणी का क्रम निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो क्वेश्चन के अंदर आपको पहचान होनी चाहिए सारणी का कौन सा क्रम है, यानी कौन से ऑर्डर में अपने को सारणी दी हुई है। इस तरह से अपन इसकी पहचान कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ हुई सारणी के क्रम की बात। आगे मैं बात करता हूँ सारणी का प्रसार किस तरह से करते हैं। देखिए इधर चौथा जो अपना शिक्षण बिंदु रहेगा, सारणी का प्रसार। सारणी का प्रसार यानी सारणी को अपन किस तरह से खोल सकते हैं, ये अपना आज का चौथा शिक्षण बिंदु रहेगा। पहला शिक्षण बिंदु था कि सारणी क्या होता है, यानी सारणी की डेफिनेशन क्या होती है और सारणी किस रूप में होता है। तो एक सारणी बीजगणित का ही पद है जिसको देने वाला था W.G. लाइबनिज और इसकी सारणी की पुनः खोज जो करने वाला था वो था क्रैमर। अगला जो अपना टॉपिक था सारणी व मैट्रिक्स की तुलना, यानी इन दोनों के अंदर क्या तुलना, हम कैसे पहचानेंगे कि मैट्रिक्स है क्या सारणी। और तीसरा शिक्षण बिंदु जो अपने देखा सारणी का क्रम निकालना, जिसके अंदर आपको मैंने बताया एक क्रम की सारणी कैसे होगी, द्वितीय क्रम की सारणी कैसे होगी और तृतीय क्रम की सारणी कैसे होगी। आज अपना जो चौथा शिक्षण बिंदु यानी चौथा जो पॉइंट रहेगा, जिसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको समझ एक एक पॉइंट जिससे आपको क्वेश्चन करने में क्या रहे, इजीली रहे। तो आज आप बात करेंगे सारणी का प्रसार। अगर अपने पास सारणी दे रखी है तो उसको कैसे अपन खोलेंगे, कैसे इसका प्रसार करेंगे, यानी एक्सपेंडेड करना, तो यानी जिसको अपन बोलते हैं विस्तार करना। तो सारणी का अपन किस तरह से विस्तार करेंगे, तो सारणी का विस्तार करने के लिए अपने पास सिंपल से सारणी का अपन को पहले निकालना है उप सारणी, और उप सारणी निकालने के बाद अपने को निकालना है सखंड। आज अपने को दो चीज़ें सीखनी है। तो पहले मैं बात करता हूँ उप सारणी की, उप सारणी, और दूसरे में बात करता हूँ सहखंड जिसको बोलते हैं कोफैक्टर, इंग्लिश में बोला जाता है कोफैक्टर, और इसको उप सारणी को बोला जाता है माइनर। तो आज अपने को दो चीज़ें पढ़नी, सारणी के अंदर उप सारणी किस तरह से निकाला जाता है और सहखंड कैसे निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं अपन कोफैक्टर। तो आज अपन बात करेंगे उप सारणी की। जैसे सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने कोई भी एक सारणी ले ली, सारणी ले ली A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मैंने एक सारणी ले ली। इस सारणी का क्रम है वो 3 × 3 है। सबसे पहले मेरे को ज्ञात करनी है उप सारणी। उप सारणी का मतलब होता है सारणी के अंदर जो सारणी बनती है उसको बोला जाता है उप सारणी। अब आपके सामने यहाँ 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। जैसे सिंपली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मेरे को पहले पंक्ति के दूसरे अवयव की उप सारणी निकालनी। मैंने सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं पंक्ति या स्तंभ में से, यानी आपको उप सारणी कैसे निकालते हैं उसके बारे में सिंपल समझना है। तो मेरे को कौन सा निकालना है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव जिसको बोलते हैं माइनर, जिसको M12 भी लिखते हैं। तो किस तरह से अपन ज्ञात करेंगे, जो अवयव आपको ज्ञात करना है उसके सामने वाले को और उसके सामने वाले को हटा दो।
उसके बाद जो बचेंगे, जैसे क्या बचा, A21, A23, A31, A33। तो सारणिक के अंदर पहले पंक्ति के जो दूसरा अवयव है, दूसरे अवयव की क्या आ गई, ये उप सारणिक आ गई। यानी सारणिक के अंदर मैंने एक और सारणिक का निर्माण किया। यानी किसी भी सारणिक के अंदर अवयवों के द्वारा पुनः सारणिक का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं अपन उप सारणिक। जैसे मैंने पहले पंक्ति का दूसरा अवयव लिया, तो सामने वाले अवयव को सभी को छोड़ना है, इधर वाले सभी अवयव को छोड़ना है, जो शेष अवयव रहते हैं वो कहलाते हैं उप सारणिक। इसके द्वारा कोई भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। दूसरे टॉपिक की अपन बात करते हैं सहखंड, जिसका नाम है कोफैक्टर। अब ये सहखंड क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। सिंपल ये इसका एक प्रोसेस मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसके अंदर आपको क्या चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है, देखिए। कोफैक्टर के लिए मैंने 3x3 की एक सारणिक बनाई। पहले पंक्ति का पहला अवयव, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, पहले पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरे पंक्ति का पहला अवयव, दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरे पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। जैसे मैंने सारणिक बनाई थी वैसे वैसे मैंने सारणिक बनाई है। उप सारणिक निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी एक अवयव को लेकर आप उप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ अपनी बात आती है सहखंड की, जिसको बोलते हैं कोफैक्टर, जिसको शॉर्ट के अंदर लिखा जाएगा F, और यहाँ जो उप सारणिक को शॉर्ट में लिखा जाता है M, जैसे मैंने आपको सिंबल के रूप में बताया था M12, जो भी आपको अवयव लेना है। अब यहाँ बात करते हैं F की, तो सिंपल सा ये भी आपको मैं समझा देता हूँ सहखंड के रूप में। यहाँ बात चल रही है सहखंड की, तो मैंने 3x3 की क्या ले ली, सारणिक ले ली। जैसे सिंपल सा इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, अगर सम संख्या हो तब तो आपको लेना है प्लस, जब विषम संख्या हो तब आपको लेना है माइनस। अब सर यहाँ पे सम और विषम क्या है, तो आपको क्या करना है, अवयवों को देखना है। 1 1, तो 1 + a कितना होता है, 2। इसी तरह से A12, 1 + 2 कितना होता है, 3। तो ये तो है सम और ये है विषम। तो जहाँ जोड़ने पर अवयवों का क्रम, जहाँ जोड़ने पर अगर सम आता है तो वहाँ तो आपको लेना है प्लस, अगर जोड़ने पर विषम आता है तो वहाँ आपको लेना है माइनस। तो आप इसके द्वारा एक सारणिक का चिन्ह का निर्माण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 और 1 कितने होते हैं, 2, तो सम संख्या है तो क्या आएगा, प्लस। 1 और 2 कितना होता है, 3, विषम संख्या है तो माइनस। 1 और 3 कितने होते हैं, 4, सम संख्या है तो प्लस। 2 और 1 कितने होते हैं, 3, विषम संख्या है तो माइनस। 2 और 2 कितने होते हैं, 4, 4 सम संख्या है तो प्लस। 2 और 3 होते हैं 5, विषम संख्या है तो माइनस। 3 और 1 हो गया 4, सम संख्या है तो प्लस। 3 और 2 हो गए 5, विषम संख्या है तो माइनस। 3 और 3 हो गए 6, सम संख्या है तो प्लस। आप इस तरह से एक चिन्ह का निर्माण कर सकते हैं, जो इसके लिए बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल होगा। आप इसके द्वारा सहखंड ज्ञात कर सकते हैं किसी भी अवयव का। यानी कहने का मतलब सारणिक के द्वारा जब आप उप सारणिक ज्ञात करेंगे तो अपने पास सारणिक का मान आएगा। सहखंड जब आप ज्ञात करेंगे तो वही सारणिक का मान आएगा, मगर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। अब चिन्ह डिपेंड करेगा कि कौन से अवयव को आपने लिया है। तो इसका एक सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ, जिससे आपको क्या ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इधर किस तरह से अपन सहखंड का निर्माण मैंने किया। सारणिक के द्वारा उप सारणिक बनाना देखा और सारणिक के द्वारा अपने सहखंड बनाना सीखा। तो इसी के मैं एक एक आपको कुछ क्वेश्चन करके बता देता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सिंपली मैंने क्वेश्चन लिया 1 7 8 3 2 5 6 1 3 और आपसे मैंने पूछा उप सारणिक, कोई भी मैंने एक अवयव ले लिया और आपसे पूछा मैंने द्वितीय पंक्ति के प्रथम अवयव, द्वितीय पंक्ति के प्रथम अवयव, द्वितीय पंक्ति के प्रथम अवयव की उप सारणिक बताइए। प्रथम अवयव की क्या बतानी है, उप सारणिक। तो द्वितीय पंक्ति के प्रथम अवयव, तो द्वितीय पंक्ति का प्रथम अवयव कौन सा है, 3। तो 3 के सामने वाले को, 3 के सामने वाले को हटा दो तो क्या आ जाएगा, क्या बचा 3 के लिए, तो
3 का आपने निकाला, यानी कौन सा अवयव है? द्वितीय पंक्ति का प्रथम अवयव। तो द्वितीय पंक्ति का प्रथम अवयव क्या बचा? 7 8 1 3। यानी कहने का अर्थ आप सारणिक के द्वारा किसी भी अवयव के उप सारणी ज्ञात कर सकते हैं। इसके सामने वाले अवयव, इसके सामने वाले अवयव को हटा देना, जो शेष बचेगा वो किसका निर्माण करेगा? एक उप सारणी का निर्माण करेगा। इसी से आपको मैं एक सखंड निकालना सिखाता हूँ। इसी सवाल का आपको सखंड भी निकालना है। तो सखंड निकालने का क्या तरीका होता है? सिंपल सा देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था? 2 और ये इसी सवाल का मेरे को सखंड निकालना है। तो 2 और 1 कितने होते हैं? 3। पहले इसका सारणी का मान निकालिए, 8 2 1। अब 2 और 1 होते हैं 3, 2 + 1 होते हैं 3। अब जब विषम होता है तब कौन सा साइन लेते हैं? माइनस का। तो अपने पास आगे माइनस आ गया, -7 8 1 3। यानी इसी तरह से उप सारणी यहाँ से सखंड के अंदर चिन्ह का परिवर्तन होता है। अगर सम संख्या है तो प्लस आ जाएगी, विषम संख्या है तो माइनस आ जाएगी। सिंपल सा इसको सरल कीजिए। 7 × 3 21, 1 × 8 8। 21 में से 8 गए तो 21 में से 8 गए तो अपने पास कितने रहते हैं? 7 गए। तो 21 में से 8 गए, पीछे रहते हैं अपने पास 13। 13 और 8 कितने होते हैं? तो ये अपने पास रह जाएगा 13 और 7 होते हैं 20, और 13 और 8 होते हैं 21। तो ये प्लस जब मापांक से बाहर आ जाएगा तो किसका रह जाएगा? -13। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, वो भी आपको बता देता हूँ कि जब मापांक धनात्मक में हो, जैसे सिंपल सी मैंने बात की, अगर धनात्मक में है तो बाहर जब आएगा तब भी किस में रहेगा? धनात्मक में। अगर संख्या ऋणात्मक है तभी भी बाहर आएगा तो किस में रहेगा? धनात्मक में रहेगा। एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सारणी के प्रत्येक के अंदर अपने को जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है वो एक मापांक के रूप में होती है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अगर धनात्मक संख्या है, मापांक से बाहर आएगा तो धनात्मक ही रहेगा। अगर ऋणात्मक संख्या है, मापांक से बाहर आएगा तो भी क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। तो इस तरह से अपन एक सारणी का प्रसार करके इसका सखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से सारणी का अपन उप सारणी निकालना और सारणी का अपन सखंड निकालना आपने सीखा। तो इस तरह से अपन सारणी के द्वारा उप सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं और सारणी के द्वारा सखंड का मान ज्ञात कर सकते हैं। सखंड के अंदर आपको ध्यान रखना है सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन होता है, बाकी आपको कहीं ज़्यादा जाना नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। धन्यवाद।